मौला मौला लाख पुकारे, मौला हाथ न आए, लफ्जों से हम खेल रहे, अरे मायना हाथ न आए, लफ्जों से हम खेल रहे हैं मायना हाथ। और एक लाइन है इसमें, जो पानी के नाम को पानी जाने ये नादानी है, जो पानी के नाम को पानी जाने ये नादानी है, पानी पानी रटते रटते, पानी पानी रटते रटते, प्यासा ही मर जाए, पानी पानी रटते रटते, प्यासा ही मर। पानी पानी रटते रहोगे प्यासे आदमी के सामने तो थोड़ा प्यास बुझने वाली है, उसके लिए तो पीना पड़ेगा। तो राम नाम का रस जो है वो पीना पड़ेगा, सिर्फ राम 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 माला घुमाने से कुछ नहीं होता। So here I am again with a new episode where I'm super excited. So let's begin. Welcome, Jogi. थैंक यू सो मच। आपको देखता हूँ तो कभी कभी नहीं होता ऐसे किसी का नाम सुनते हैं हम इमेजिन कुछ करते हैं सामने कुछ और आता है। So when first time I met you I still remember कि खुद अपना वो एड शूट था, उसने बोले जोगी जोगी जोगी, तो एक वो टिपिकल सा जोगी है ना। Yes. ओनली डिफरेंसेस कि ये वो वाला जोगी नहीं है। Yes. He is जो म्यूजिक में रमता है वो जोगी है। So I was really was mesmerized to see you that day. Then I started following you and here we are together. So welcome on the show. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो सबसे पहला सवाल ये आता है, ये जोगी रियल नाम तो नहीं हो सकता? नहीं, जो पता है रियल नाम नहीं। What's your real name and what's the story behind this जोगी? बोलते हैं ना महात्मा गांधी को बापू कैसे नाम पड़ा वैसे। जी, रियल नेम इज जयदीप त्रिवेदी। दुनिया वाले यस, इट इज़ जयदीप त्रिवेदी एंड घर में सब जय बुलाते हैं। कुछ दोस्त है पुराने जो जय बुलाते हैं और बाकी सारी दुनिया के लिए तो जोगी ही हूँ। और नाम कहाँ से आया, इफ़ आई टेल यू दैट, आई रियली डोंट नो व्हेन डिड आई कब मैंने नाम अपना लिया जोगी। इट केम फ्रॉम द ऑडियंस, it came from that shouting of the audience and love from the audience। वो एक प्यार के रूप में नाम मुझे ऑडियंस से मिल गया और मुझे पता ही नहीं मैंने कब ले लिया ये नाम, बट आई एम ग्लैड एंड आई एम हियर विद द नेम। मुझे लगा कुछ रखा हो, ये नहीं होता वो एक वैसे जी टक्कल उस टाइप कुछ रखते हैं वैसे, बट आई एम रियली हैप्पी टू सी कि दिस इज not like that, it is given by the audience. Yes, Love it is given by the fans जो आपको फॉलो करते हैं। yes सुपर गॉट दैट। और आप वो आपका जॉनर भी सिंगिंग का है पूरा, वो सूफी उफी तो फी that goes into it also। So just we start from the early days of your life। So ये संगीत पहले से था, कहाँ से आया, कैसे, how you got into music? my dad used to sing। he is an amazing singer, वो आज भी बहुत प्यारा गाते हैं। So when he was like 18-19 years old, he used to sing in the voice of Kishore and Rafi साहब। Super। तो he is a pitch perfect guy, he is a pitch perfect man and मैं थोड़ा सा बेसुरा। I don't know how, but संगीत मुझे उनसे ही मिला। मेरे मामा जो मेरे मॉम के साइड जो थे, मेरा मायका था, वहाँ से भी मुझे काफ़ी संगीत मिला। मेरे दोनों मामा जो है, दोनों मामा संगीत में है। यस, वन इज़ जो मेरे छोटे मामा हैं वो ही इज़ अ हारमोनियम प्लेयर एज वेल एज ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल भजन गायक सिंगर। एंड देन मेरे जो बड़े मामा हैं ही यूज्ड टू प्ले बैंजो। उन्होंने अपनी सरकारी जॉब छोड़ी थी फॉर म्यूजिक। यस, फॉर बैंजो एंड फॉर इट्स डेफिनेटली द मिक्सचर ऑफ एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट। यस, तो वो बजाते थे। नाउ ही इज़ पैरालाइज्ड फ्रॉम लास्ट 4-5 years। बट हाँ, उनसे मुझे काफ़ी सीखने को भी मिला, काफ़ी जानने को भी मिला। और वो जो एक संगीत के प्रति जो एक प्यार होता है, एक डेडिकेशन होता है, वो मुझे काफ़ी मिला उनसे। यस, 5th स्टैंडर्ड में था तब से आई स्टार्टेड डूइंग म्यूज़िक। पापा ने तबला लेके दिया सबसे पहले 5th स्टैंडर्ड में, एंड देन उसके बाद और एक इंस्ट्रूमेंट एंड देन आई गॉट इनटू प्रोडक्शन, म्यूज़िक प्रोडक्शन। फिर काफ़ी सालों तक मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन किया एंड देन बस वहीं से फिर जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। और अभी What was the point जब ये सोचा कि इसको एक करियर बनाना है? और दूसरा सवाल इसके साथ साथ जो आएगा, जो मैं इसके साथ ही ऐड कर दूँ, जी, क्या इसमें उतना पैसा बना लूंगा कि मेरी जिंदगी चलेगी? क्यों आर्ट फील्ड में जाते हैं सबसे ये खास तौर पर तो पेरेंट्स का ये सवाल होता है। Definitely। जब भी बच्चा आर्ट की बात करता है तो ऐसा पैसा कहाँ से आएगा?
तो फर्स्ट व्हाट वाज द टाइम इट हिट कि हाँ मुझे इसी के अंदर जाना है, एंड सेकंड वेर यू बी क्लियर कि नहीं इसके इतना पैसा बना लूंगा, खा पी के तो मजे कर लूंगा? पैसों के बारे में अर्लियर डेज में मैं उतना सोचता नहीं था. मेरा एक सिंपल सा मोटो था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए. मेरा पर्सपेक्टिव ही ऐसा था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए. उसके बाद क्योंकि जहाँ जहाँ पैसा होता है ना इंडस्ट्री में, जहाँ जहाँ पैसा दिखता है ना, वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस दिखने चालू हो जाते हैं. लोग पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हैं. जो अपने खुद के एथिक्स जिस आर्टिस्ट ने बनाए होते हैं, फिर वो पैसों के लिए फिर वो एथिक्स भूल जाते हैं. वो जो उनको जो पहले दिन से सच में जो करना था आर्टिस्ट को, वो शायद कहीं ना कहीं खो जाता है ओनली बिकॉज ऑफ मनी, फाइनेंशियल मॉनेटरी चीज़ के लिए. तो मैंने उसको ऑलवेज सेकेंडरी रखा पैसों को. एक टाइम आया जब मैंने सोचा कि हाँ मुझे अब पैसा बनाना है क्योंकि पोटेंशियल है, तो वाई नॉट यूज़ इट ऐसा. तो उसके बाद आई गॉट इन टू दिस लाइव म्यूज़िक करियर एंड देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग एंड देन स्केलिंग इट अप. और आपका सबसे पहला जो था कि वो जो मोमेंट व्हेन डिड इट हिट, पहले से ही जब मैंने इफ़ आई बी ऑनेस्ट, मैंने जब सबसे पहले बार तबला का जो ता मारा था, उसी मोमेंट से इट हिट मी कि यार ये तो कुछ तो जादू है ये ऐसा. और जैसे जैसे फिर मैं उसको समझता गया, आगे समझता गया, उतना मैं और श्योर होता गया. यस, तो वो कंसर्न मेरे भी पेरेंट का था क्योंकि गांव में पले बड़े पेरेंट्स है, फिर शहर आए हैं, तो वो एक कंसर्न रहता ही है. एग्जैक्टली, उम्मीद है ना. तो वो एक सवाल रहता ही है और मेरे ख्याल से रहना भी चाहिए एक हद तक ऐसा. तो साबित करना पड़ता है पेरेंट्स को कि हाँ इसमें हो सकता है, इसमें करियर भी बन सकता है, इससे खुश भी रह सकते हैं, है ना, और ये संभाल सकता है म्यूज़िक बेसिकली हमें ऐसा. तो वो साबित करने में थोड़ा टाइम लगा, पर मैं श्योर बहुत ही पहले से था, काफ़ी टाइम से था. उसके बाद भी मैंने काफ़ी अलग अलग स्टडीज़ की, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइनिंग किया, डिप्लोमा किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, डैड के साथ फैक्ट्री में वर्क किया 1 साल, और उसके साथ साथ मैं म्यूज़िक करता गया जब तक पेरेंट को समझ नहीं आया और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ये चीज़ आगे लेके जा सकती है मेरे बच्चे को. यस, तब तक तो मेहनत करनी ही पड़ती है ऐसा. या तो फिर आपके पापा के पास इतने सारे पैसे हैं कि फ़र्क ही नहीं पड़ता. यस, आपको आता नहीं आता, आप बड़ा स्टूडियो खोल के बैठ जाओ, चले ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आपको तो बाटा के चप्पल लेने और घिसने ही है. Yes. अगर हो तो भी क्या होता है, खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता रहे, व्हाट आई एम मेकिंग आउट ऑफ दिस, वो स्लोली नेचुरली आता ही है. डेफिनेटली. और पैसे भावना, मेरा एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है. इफ यू हैड गॉट समथिंग गुड इन यू, यू नीड टू बी सक्सेसफुल. और सक्सेस का एक पैमाना पैसा भी कहा जाता है. नहीं तो क्या होता है, इवन दो आई एम डूइंग गुड, लोग मुझे सुनते नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती ना आज सोसाइटी में. जो आप बोलो किसी ने कॉम्प्रोमाइज करके भले वो चीज नहीं दे रहा, उसकी बात सुनी जाएगी, मेरी बात सुनी नहीं जाएगी. डेफिनेटली. तो कई बार उसके लिए मुझे एक लेवल पर सक्सेस पाना बहुत जरूरी है. यस, डेफिनेटली. सेकंड थिंग व्हिच टचेस मी, और जो मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि पेरेंट्स गलत नहीं है जब आपके ऊपर सवाल उठाते हैं कि इससे तू तो अपना गुजारा करेगा नहीं करेगा. हाँ, नहीं है गलत. व्हाट यू शेड इज वेरी पावरफुल. तब तक प्रूव करना पड़ेगा और तब तक ऐसी और चीजें भी की. यस. तो फिर नहीं आया. यस. सो फॉर किड्स इट्स अ रियली पावरफुल मैसेज कि पेरेंट्स सवाल उठा रहे हैं तो उनके कंसर्न से उठा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद देम. उनके साथ उसको प्रूव करो, जिस दिन प्रूव हो जाएंगे 100% फ्रीडम दे देंगे. उन्होंने भी स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, शादी की है, बच्चे किए, बच्चे को बड़ा करना, 10 तक पढ़ाना ऐसा. तो उन्होंने जो स्ट्रगल देखा है, दे डोंट वांट कि अपने बच्चे देखे. तो उनके लिए एक चीज़ सिंपल सी क्लियर होती है कि भाई मॉनेटरी चीज़ शुड बी सॉर्टेड बिफोर यू डू एनीथिंग. यस. जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हम भी एक एज में बढ़ते हैं, फिर समझ में आता है कि एक लेवल का पैसा तो चाहिए ही चाहिए. यस. शायद मुझे अनाप शनाप बट एक लेवल के पैसे बिना जिंदगी नहीं चलती. और स्टूडेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साबित करने के वो जोश रखे कि वो साबित कर पाए. ऐसा नहीं कि पापा ने बोल दिया पैसा चाहिए तो सिर्फ पैसों के लिए भाग रो. नहीं, अपने भी सपने जो है ना, तुम मेहनत क्योंकि लगती है उसमें, क्योंकि जब अपने खुद के सपनों पे जब काम करना हो तो मेहनत into 10 हो जाती है. तो वो तो करनी ही पड़ती है. आई यूज़ टू गो टू फैक्ट्री, मेरे पापा के साथ सुबह 4-5 बजे निकल जाता था. एंड देन पूरा दिन आई यूज़ टू वर्क ऑन लेथ मशीन, पूरा ऐसे ऑयल वाले हालत, मतलब पहचानेगा भी नहीं कोई मुझे अगर फैक्ट्री में देखेगा तो. मजदूरी बेसिकली प्रॉपर. और उसके बाद रात को घर आके आई यूज़ टू डू द म्यूज़िक होल नाइट. यस.
तो वो चीज़ इज मस्ट, वो तो करनी ही पड़ेगी, उनको लगता नहीं है। तो रात को ये भी पूरा चलता था। यस यस यस। मैं ये पूछने वाला था कि वो डिसिप्लिन डेडिकेशन था नहीं, वो कई बार बच्चों ना चलता है करते फिर आ गया। यस यस यस, नहीं, आई डेली एवरी डे मैंने बैक टू बैक, मतलब समझो कभी तो महीने में ऐसा होता है कि एक आध दो बार ऐसा होता है कि 3-3 4-4 दिन में सोया ही नहीं हूँ, 3-3 4-4 रात में सोया ही नहीं हूँ, सिर्फ काम कर रहा हूँ पागलों की तरह, करे जा रहा हूँ बस। तो वो चीज़ होती है। और उसके बीच में भी मैं फैक्ट्री से हाथ धो के नहा के आई यूज्ड टू गो टू 2 इंटरनेशनल स्कूल्स म्यूज़िक पढ़ाने के लिए, एक पोदार इंटरनेशनल एंड देन ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल जो पलसाना के पास हाईवे पे है। यस, तो वहाँ भी मैं जाता था पढ़ाने के लिए। आई हैड 700 और 800 स्टूडेंट्स इन टोटल टीच। सो ये म्यूजिक आ गया, फिर सूफी कहाँ से आया कि सूफी में ही जाना है? एक तो क्या होता है, मुझे पर्सनली एक जब कुछ नया शुरू करते हैं ना तो इच्छा करती है सब कुछ ओपन रखूं, ये भी करूं, पता नहीं किधर मेरी लाइफ जाएगी जी। सो व्हेन यू डिसाइड नहीं दिस इज द नीश आई वांट टू टारगेट। यस, सो मैं बहुत चूजी रहा हूँ व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग द प्लेलिस्ट जो मैं परफॉर्म करता हूँ। तो उस चीज़ में मैं पहले से चूजी था कि मुझे एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड चीज़ें नहीं करनी है सिर्फ स्टेज पे बैठ के, मुझे करना है म्यूज़िक ओरिएंटेड चीज़ें जो इमोशन ओरिएंटेड हो, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट मैं गा रहा हूँ लोग नाच रहे हैं, वो भी गलत नहीं है ना। संगीत के बैंड्स भी होते हैं, संगीत के बैंड्स होते हैं। अब मेरा कभी वो प्रेफरेंस नहीं रहा कि मैं संगीत वाला परफॉर्मेंस करूँ, मैं सिर्फ नाचने वाले परफॉर्मेंस करूँ और लोगों का मन बहलाऊँ, है ना। मेरा ऑलवेज रहा है कि मैं एक म्यूज़िक ओरिएंटेड रहूँ थोड़ा सा, जो अच्छी चीज़ें हैं हमारे बॉलीवुड में भी, बॉलीवुड से बाहर भी, जो जितना भी म्यूज़िक है, संगीत है, नेशनली इंटरनेशनली, उसमें से जो भी अच्छा लगता है मुझे, जो पर्सनली मुझे टच करता है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो म्यूज़िक में सर्व करूँ। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो क्यूरेट करते प्लेलिस्ट को पॉलिश करते मैं नुसरत साहब तक पहुँच गया, उस्ताद जी तक पहुँच गया और उनके गाने सुने। तो पहले स्टेज में मुझे उनके गाने उतने समझ नहीं आए, जैसे हल्का सुरूर, ठीक है, वो कवाली है, दैट इज़ 58 मिनट्स कवाली, वो 58 मिनट की कवाली है। फिर एक कवाली है कि आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, वो 41 मिनट की कवाली है, 41 मिनट्स ऐसा। तो पहले स्टेज में जब मैंने सुनना चालू किया तो मुझे समझ नहीं आया, फिर वो थोड़ा छूट गया कि थोड़ा बोर मारा ऐसा। बट उसके बाद जब मैंने ये क्यूरेट करते मैं वहाँ तक पहुँचा एंड देन आई स्टार्टेड टू लिसनिंग इट, और उसका मीनिंग जब समझने की कोशिश की मैंने एक लाइन्स का, तो फिर उसके बाद मुझे कुछ और समझ में नहीं आया। क्या? यस, और आज तक ऐसा है कि आज तक अभी टिल द डेट नुसरत साहब, उस्ताद साहब इज़ लाइक वर्ल्ड्स फाइनेस्ट सिंगर। ऐसा वो आज तक कभी ना उन्होंने एक नोट मिस किया है, ना ही अपने साथ बैठने वाले लोगों को भी मिस करने दिया है। ही वॉज दैट डेडिकेटेड म्यूज़िक को लेके ऐसा। और उन्होंने जो ऑथेंटिसिटी सर्व की है हमको, क्योंकि अगर उन्होंने सूफी म्यूज़िक हमको सर्व नहीं किया होता तो शायद इतना जो कॉमनली चल रहा है तो हम पहुंचता भी नहीं, शायद ना आप तक ना मुझ तक, आर्टिस्ट होके शायद मुझ तक भी ना पहुंचता वो ऐसा। तो नॉर्मल लोग के लिए तो बहुत दूर की बात है ऐसा। तो उसके बाद जब वो सुनना चालू किया तो उसके बाद ऑनेस्टली कुछ समझ नहीं आया। और कि बस अब करना ये है, पर उसमें भी मैं चूज़ी था कि मुझे कैसे करना है, मुझे फ्यूजन नहीं करना है अगेन। देन आई चोज़ द ट्रेडिशनल ऑथेंटिक वे जिसमें नुसरत साहब ही परफॉर्म करते थे, फिर वडाली ब्रदर्स परफॉर्म करते हैं, फिर फरीद अयाज जी, अबू मोहम्मद जी जो दो जोड़ी है वो करते हैं। तो वैसा फ्लेवर मुझे ज़्यादा टच किया पर्सनली, इसलिए फिर मैं आज तक, मेरा जो जोगियन पार्टी है फुल बैंड मेरा, हम लोग वहीं करते हैं, तबला और हारमोनियम, मैक्सिमम गिटार लेके, कोरस प्लेयर्स लेके, ऑथेंटिक स्टाइल में ही। और मज़े की बात यह कि लोगों को नया लगता है, हालांकि मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, मैंने उस पर भी वाइब करते हो, डांस करते लोगों को देखा है, लोग नाचते हैं, टच करेगा तो वो नाचेगा ही ना। एग्जैक्टली, टच करना चाहिए। और आर्टिस्ट बहुत डरते हैं कि मैं ये गाऊंगा तो लोग को मज़ा नहीं आएगा, तुम जैज पॉप धमाधम करो, इसलिए फिर वो डरते हैं कि यार मैं थोड़ा अलग नहीं कर रहा हूँ, छोड़ो, अलग नहीं करना है, अपने जो चल रहा है वहीं करते हैं। मैं कभी डरा नहीं हूँ उस चीज़ से, पैसा नहीं मिलेगा जैसा था क्या होगा और तो कुछ होगा नहीं, कोई मुझे मारने नहीं आने वाला स्टूडियो पे आके कि भाई तू ऐसा परफॉर्म क्यों कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो मैं उस पर अड़ा रहा हमेशा। सो जब से शुरू किया तब से अभी तक एज अ सिंगर हाउ यू इवॉल्व? एक होता है सुरीला, जिनको सुर की समझ है, जो ऐसे पिच सेंस बेसिकली उनका डेवलप्ड है डीएनए में बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो अगर कुछ भी चल रहा है और साथ में गुनगुना रहे तो वो सुर में ही गुनगुनाएंगे, क्योंकि उनको समझ है, सीखे हुए भले ना हो। उसके बाद आता है बेसुरा। अब वो होते सुर में है
पर सुर ऊपर या नीचे थोड़े हिले हुए होते हैं, या तो वो नीचे का सुर ले लेगा या तो ऊपर का सुर ले लेगा ऐसा। और उसके बाद आता है कणसुरा। कणसुरा माने कि जिनका पिच सेंस लाइक 25% से भी बिलो है डीएनए में बाय डिफ़ॉल्ट। तो वैसे लोगों को अगर जैसे तानपुरा भी चालू कर दिया तो तुरंत स्केल पकड़ने में दिक्कत हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, वो ऐसे लोग होते हैं। तो मैं कणसुरा हूँ। मेरे पापा जो है वो पिच परफेक्ट है, ही इज़ लाइक सुरीले, है ना, उनको वो कभी सुर मिस नहीं करते आज भी। और मैं हर बार सुर मिस करता हूँ, मैं कणसुरा हूँ, क्योंकि मेरा डीएनए में बाय डिफ़ॉल्ट पिच सेंस बहुत ही कम है। रिदम सेंस मुझे एक्स्ट्रा दिया हुआ है, बाय द गॉड्स ग्रेस, टच वुड। It really needs a courage to speak this. हाँ। Even at Perno exists very clearly मैं कणसुरा हूँ। यस, मैं आज तक मैंने एक भी गाना बिना सुर हिले गाया ही नहीं है, और शायद आगे के 5 साल भी मैं नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि वो डीएनए में ही नहीं है पिच सेंस डेवलप्ड। तो उसको डेवलप करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मुझे बहुत सारे शोज़ किए, मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारा रियाज़ किया। रियाज़ तो हालांकि उतना ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि बाकी सारी चीज़ों के चक्कर में, पर यस, इवॉल्व की बात करूँ तो मैं एज ए परफॉर्मर काफ़ी इवॉल्व हुआ हूँ। एज ए सिंगर उतना नहीं, मैं ठीक ठाक ही बोलूँगा, मैं सिंगर उतना अच्छा नहीं हूँ, पर मैं परफॉर्मर अच्छा हूँ, दैट आई कैन से कॉन्फिडेंटली। क्योंकि अल्टीमेटली जब तुम स्टेज पे बैठते हो तब तुम ना एक सिंगर होते हो, ना एक गिटारिस्ट होते हो, ना एक ड्रमर होते हो, यू आर अ परफॉर्मर। यस, तो जितना सुर इम्पॉर्टेंट है उतना ही ये जो परफॉर्मेंस साइड है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो परफॉर्मेंस साइड में मैं डेफिनेटली इवॉल्व हुआ हूँ। सिंगिंग में अभी भी मैं शायद 0.1% पे ही हूँ। ठीक। यस। सो आपकी बात चलो तो मैं किसी भी सुर में नहीं आता हूँ। वो कणसुरा ये सब किसी में कुछ ऐसा कोई एग्जांपल है, कोई एक गाने की लाइन या कुछ जिसमें यू कैन डिफरेंशिएट। मुझे तो कान को अच्छा लग रहा है, सब अच्छा है। कैन यू फॉर द ऑडियंस एंड फॉर इवन माय नॉलेज कोई लाइन ऐसा कुछ देखो ये एकदम परफेक्ट या इसमें देखो ऊपर नीचे हुआ। जी या यस। सो एक कबीर का एक भजन है फकीरी करके, है ना, तो उसकी एक लाइन है, जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार गरीबी में। अभी जो सुख पायो, अभी ये सुर में है ना 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 ना, है ना। अभी अगर मैं इसको मैं जो सुख पायो, ये बेसुरा हो गया, ये कणसुरा हो गया, है ना। मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूं जहां पे वो नोट है, जहां पे वो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली। तो ये डिफरेंस है बेसुरा और सुरीले में। हम वो नॉन म्यूजिकल तो एंटरटेनमेंट हमको चाहिए, मजा आ रहा है सब। यस डेफिनेटली। सो हु इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस एंड व्हाई? पहले से ही मेरे और म्यूज़िक के बीच में कोई ऐसी चीज़ रही नहीं है जो मुझे और म्यूज़िक को कनेक्ट करे। इट्स लाइक कि आई एम डायरेक्टली कनेक्टेड टू म्यूज़िक। तो कभी भी ऐसा इंस्पिरेशन बीच में नहीं रहा। काफ़ी आर्टिस्ट का होता है कि यार ब्रेकअप हो गया तो गाना गाना चालू कर दिया, गिटार सीखना चालू कर दिया, रॉक स्टार हो गया। यस दर्द कहाँ है, एग्जैक्टली बता दो भाई। है ना। तो काफ़ी लोगों का होता है क्योंकि उनको मोटिवेशन चाहिए होता है, वो भी गलत बात नहीं है। पर मेरा पर्सनली कभी भी मेरे और म्यूज़िक के बीच में कभी भी कुछ ऐसा सच रहा नहीं है। और इंस्पिरेशन जैसे अभी मैं जो कर रहा हूँ और अभी जो कुछ भी हूँ उसकी इंस्पिरेशन तो नुसरत साहब ही है। यस गॉड। अब थोड़ा सा आपके एजुकेशन और उसके पीछे उसके जब से शुरू तब से मेरे मन में ऐसे ये सवाल से उबल रहा है जी, ये जो आपका लुक है, ये चोटियां ओडिया है, ये सब ओरिजिनल है या कुछ लुक के लिए लगा है? नहीं एकदम ओरिजिनल है ये सारा। एंड देन हाउ इज योर व्हाट आई शुड से मेंटेनेंस रूटीन? मेंटेनेंस रूटीन मेरा इसमें कुछ नहीं होता। इट्स लाइक कि हर 2-3 महीने में एक बार आई हैव टू गो एंड गेट इट रिपेयर्ड, जो कि मैं कल जाने वाला हूँ रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि शादी आ रही है मेरी। यस तो बस हर 2-3 महीने में एक बार रिपेयरिंग करवा लिया, एक हफ्ते में 5 दिन में एक बार वॉश कर लिया। तो आई प्रीफर कि मैं बाहर जाके सैलून में ही धुलवा दूँ, क्योंकि खुद तो 1 घंटा लग जाता है साफ़ करने में, उसको निचोड़ो वापस साफ़ करो निचोड़ो। सो नथिंग, नो मेंटेनेंस एज सच। So coming to the other side, what's your education? So after 10th, I got to know कि किताबें पढ़ना लिखना एग्ज़ाम देना इट्स नॉट माई थिंग, उसमें नहीं जमेगा मुझे। तो 10th के बाद आई गॉट इनटू दिस कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा।
यस, डिप्लोमा ख़त्म किया मैंने भी, डिस्टिंक्शन के पास ठीक ठाक ही ख़त्म किया। और उसके बाद वापस से पता पड़ा कि इसमें भी सेम चीज़ ही है लिखाई पढ़ाई है, तो ये तो नहीं होगा ऐसा। तो और 4 साल 3 साल डिग्री में नहीं बिगाड़ने मुझे, आई विल डू समथिंग एल्स ऐसा। म्यूज़िक तो क्योंकि साथ में चल ही रहा था, और कंप्यूटर का जितना काम था मुझे सीखना था, जितना कंप्यूटर उतना मुझे आ गया। मुझे सर्टिफिकेट से कोई लेना देना था भी नहीं पहले से। और उसके बाद डैड ने बोला कि कुछ बिजनेस कर सके या जॉब कर सके, ऐसा कुछ कर ले। तो वी आर इन डायमंड सिटी एंड तो सोचा कि ठीक है डायमंड रिलेटेड कुछ कर लेता हूँ। तो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइनिंग आई जॉइंड IDI, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट में। यस, तो उसमें भी आई पास्ड विथ गोल्ड मेडल, सूरत में आई हैड गोल्ड मेडल। एंड देन उसके बाद वापस से वहीं आ गया, गुजराती फैमिली, जॉब नहीं करनी करना तो बिजनेस ही है, वरना नहीं करना, ऐसा जॉब होएगी नहीं अपने से। उसके बाद डैड को ज़रूरत थी फैक्ट्री में, देयर वाज सम इशू गोइंग ऑन। तो उसके बाद डैड को ज़रूरत थी कि यार आ जा थोड़ी देर। वो बोल नहीं पाते थे मुझे, क्योंकि उनको पता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ अपने हिसाब से म्यूज़िक में। तो उन्होंने बोला नहीं, पर दिख तो जाता ही है घर में, टेंस माहौल होता है। तो देन आई जॉइन फैक्ट्री कि ठीक है चलो आई विल हेल्प यू आउट। देन आई जॉइन फैक्ट्री में काम किया 9-10 महीने। उसके बाद पापा ने बोला कि अब अगर तुझे म्यूज़िक ही करना है तो मुझे तुझे ये नहीं करवाना, लेथ मशीन पे काम नहीं करवाना है। तो इफ़ यू वांट टू डू म्यूज़िक, यू जॉइन सम स्कूल और कॉलेज म्यूज़िक में और अच्छे से पढ़ाई कर लो, ऐसा। देन आई वेंट टू चेन्नई, द KM म्यूज़िक कंजर्वेटरी, जो मैं वही पूछ रहा हूँ, म्यूजिक में कहीं कुछ सीखा है क्या? यस। देन आई वेंट टू KM म्यूज़िक कंजर्वेटरी, चेन्नई में AR रहमान सर का कॉलेज है। यस, वहाँ पे गया, 2 साल पढ़ाई की मैंने, 3 कोर्सेज़ किए। देयर वाज इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक प्रोडक्शन, जो मेरा मेजर था उस टाइम पे, और वेस्टर्न क्लासिकल पियानो एंड देन वेस्टर्न वोकल्स, 2-3 कोर्स ऐसे मैं करके 2 साल में आई केम बैक। सो ये पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड नहीं था, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है? चेन्नई, इंग्लिश एनवायरनमेंट, लिखना पढ़ना तो वहाँ भी होगा? उतना नहीं था, नथिंग एज सच, क्योंकि म्यूज़िक में अगर होता तो मुझे टेंशन भी नहीं है। म्यूज़िक में मैं आज भी लिखता पढ़ता रहता हूँ, कुछ भी लिखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है ऐसा। तो पढ़ाई लिखाई से दिक्कत है? हाँ, वो मुझे थोड़ा मीनिंगलेस लगा, क्योंकि उसके बाद जब फील्ड वर्क करोगे तुम, तो इट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट बुक्स एंड स्टडीज़, तो कोई मेल जोल नहीं था। तो मुझे लगा कि मीनिंग नहीं बनता इसका कुछ, इसलिए मैंने नहीं किया आगे। सो गिवन नाउ एक्सपीरियंस, आप जिस स्टेज पे अभी हो, अगर कोई यंग है और उसको म्यूजिक में जाना है, व्हाट यू विल सजेस्ट? फॉर्मल एजुकेशन तो उसको काम नहीं लगेगा, यस, ठीक है, वो उसको नौकरी वोकरी करनी है, सेफर साइड की बात अलग है। सो व्हाट यू विल सजेस्ट? जैसे नहीं होता कोई गुरु बना लिया, जैसे आपसे सीख लिया, एक उस तरीके से होता है। एक होता है कि ऐसे कोई स्कूल, म्यूजिक के बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, वहां जाना चाहिए। व्हाट इज द राइट वे फॉर देम? राइट वे, पहले म्यूज़िक में आपको क्या करना है और आप म्यूज़िक को कैसे देखते हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रादर देन चूजिंग कि आपको कहाँ सीखना है। आपको क्या सीखना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप म्यूज़िक को देखते कैसे हो, चाहे म्यूज़िक हो चाहे कोई भी आर्ट हो, टेक इट एनी आर्ट, बीट एनी आर्ट, कोई भी आर्ट हो, उन्हें आर्ट के साथ कनेक्शन कैसा बैठ रहा है पहले वो देखना है ना। फिर आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीखना है, आपको गाना सीखना है, गिटार सीखना है, पियानो सीखना है, वो आप सिलेक्ट करो। उसके बाद यू चेक कि आपको इंडिविजुअली कहीं पे सीखना है, ट्रेनिंग लेनी है, या फिर आपको कहीं जहाँ पे मास एजुकेशन हो रहा है, जहाँ पे 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, है ना, तो आपको लग रहा है कि आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है, तो आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स है, जहाँ पे एनवायरनमेंट अलग है, जहाँ जो ऐसी जगह पे है। एनवायरनमेंट मिलता है बराबर, खाली बात सीखने यस, तो वहाँ पे 25-50-100 दिन उसी के अंदर कर रहे हैं, ड्रिंक स्लीप म्यूजिक, तो उसका भी इम्पैक्ट रहता है। डेफिनेटली, क्योंकि मैं कहूँगा कि जैसे KM कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी है, वो स्कूल नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस प्लेस है। वहाँ पे आप जितना सीखोगे उससे ज़्यादा आप समझोगे वहाँ जाके। क्योंकि मैं 2016 में गया, मैं उससे पहले मुझे लगता था कि मुझे काफ़ी कुछ आ गया है म्यूज़िक में। अभी वहाँ गया, मुझे 4 दिन में मेरी फट गई कि यार अपने को तो कुछ भी नहीं आता। अपने चाय कंपनी, यस, एकदम ही चाय कंपनी है, कुछ भी नहीं पता, शुरू से शुरू करना पड़ेगा ऐसा। फिर उसके बाद वहाँ से निकल के वापस से कुछ नई चीज़ चालू की, लाइव परफॉर्मेंस चालू किया, तो उसमें भी पता लगा इसमें तो कुछ नहीं पता मुझे, तो इसको भी वापस शुरू करना पड़ेगा। तो शुरू से ही वो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि आपको करना क्या है 1 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद,
राइट वो अगर चीज़ क्लियर है आपके दिमाग में तो आप कहीं भी सीखो, आप कुछ भी सीखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनलेस आपका क्लियर है। तो सीखना क्लियर। यस। अब एक तो हो गया इनफॉर्मली सीखना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई फॉर्मल एज स्कूल है, वैसे स्कूल चलने जाना, तो उसके क्राइटेरियाज क्या रहते हैं? मतलब बच्चे को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं, पढ़ना नहीं है उसको, राइट, तो क्या उसको एडमिशन मिल सकता है इसलिए, या कुछ बेसिक क्राइटेरिया है पढ़ाई? मिल सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि यू हैव टू बी ग्रेजुएटेड या फिर 10th पास या फिर 12th पास, है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए आपके पास। बाकी एज सच आपको अगर नॉर्मल कोर्सेज करने हैं, आपको सच में म्यूज़िक ही सीखना है, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर फॉर्मली भी आपको जाना है ना, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि यू कैन प्रूव योर सेल्फ एज अ म्यूजिशियन। मेरे पास 10th नहीं है, लेकिन आई नो, हाँ मेरे पास 10th का डिग्री नहीं है या मैंने 10th पास नहीं किया है, बट आई नो दिस बेसिक थिंग्स। आई नो कि मुझे इतना इंग्लिश आता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, है ना, और ये मेरा इंस्ट्रूमेंट मुझे करना है, मैं ये इंस्ट्रूमेंट में इतना मुझे आता है ना, तो यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू गिव द एग्जाम्स। ऐसा वो हो गया क्लियर, तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक कि कहीं भी दिक्कत आए फॉर्मल एजुकेशन में भी। नाउ अ बैलेंस, एक तो क्या म्यूजिक साइड सीख लिया, हाउ टू, किसी को जैसे अल्टीमेटली जो पैसा कहाँ से आएगा? परफॉर्मेंस से, और पैशन पैसा नहीं देती। तो पैशन इज द म्यूजिक। सो परफॉर्मेंस एनहांस करने के व्हाट अ किड शुड डू, ये पेरेंट के लिए भी है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि वो अपने बच्चों को किस तरफ गाइड करे, पर बच्चों के लिए भी क्या उनको करने की जरूरत है? जी। सी अभी क्या होता है ना कि अभी की जितनी भी स्कूलिंग्स है, कॉलेजेस है म्यूज़िक के, या जो भी ट्यूटर्स है छोटे या बड़े, है ना, वहाँ पे एक ही दिक्कत आ रही है कि वो लोग संगीत सिखा तो देते हैं, म्यूज़िक सिखा तो देते हैं, बट यहाँ भी सेम चीज़ है जो कॉलेजेस में, 10th में, 12th में है, हर जगह MA हर पढ़ाई सिखा दी, करना कैसे सिखा दी, कैलकुलेशन सिखा दिया, पर इसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है, किस अमाउंट में करना है, वो नहीं सिखा पाते स्कूल्स, है ना। तो उसके लिए अभी ऐसा सिस्टम है कि बच्चों को खुद ही करना पड़ेगा। अभी तो सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, पावरफुल है ना, तो बच्चों को खुद ही एक्सपीरियंस लेना पड़ता है ये चीज़ें कि मॉनेटरी लेवल पे अपने आर्ट को कैसे सेट करे, ठीक है। और जो भी पेरेंट्स हैं उनको भी वही ध्यान में रखना है कि बच्चों ने अगर म्यूज़िक सीख लिया है और उनको पता है कि उनके पास पोटेंशियल है, तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप उनको बिजनेस सिखाओ, ना कि पूरा बिजनेसमैन बना दो कि वो अपना आर्ट भूल जाए। आर्ट के बिना चलेगा ही नहीं, आर्ट तो आत्मा है ना, आर्ट तो आत्मा है ना, तो उसके बिना तो नहीं चलेगा। पर जो बिजनेस साइड है, जैसे अगर मैं पर्सनल बताऊँ अपना, जैसे मैं शो करता हूँ, ठीक है, अब शो में सिर्फ गाना नहीं होता, ठीक है, सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन हो गया। डिसिप्लिन आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करना सिखाएगा। डिसिप्लिन कैसे? टाइम पे पहुंचने से लेके क्लाइंट्स के साथ बिहेवियर करना, क्लाइंट के साथ बातें करना, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आती है। आप हर जगह टाइम पे पहुंच रहे हो। मैंने सुना आर्टिस्ट तो but this is good I'm listening very yes powerful thing, yeah। मुझे ज़रा भी नहीं पसंद कि अगर क्योंकि मैं कभी टाइम से चूकता नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ पर मैं कभी टाइम से नहीं चूकता हूँ। यस, और कोई चूकता है टाइम से तो मुझे पसंद भी नहीं है, इट इरिटेट्स मी, ठीक है, क्योंकि सी आर्ट जितना डिसिप्लिन सिखाता है तुम्हें, इतना कुछ नहीं सिखाता डिसिप्लिन दुनिया में। मार्केट जो होता ना दुनिया में, इस आर्टिस्ट जितना, हाँ जैसे मूवी आ जाए तो वहाँ लगता है ये तो पूरे सब बिगड़े लगेगा। एग्जैक्टली। अब तुम आर्टिस्ट होके अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में, तो फिर काहे के आर्टिस्ट, ऐसा हो गया। तो फिर आपके आर्ट में डिसिप्लिन कहाँ दिखेगा, आपके आर्ट में फिर इमोशन कहाँ से आएगा। तो डिसिप्लिन सबसे पहली चीज़ है, हर जगह डिसिप्लिन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लाइंट के साथ हो, क्लाइंट के गेस्ट के साथ हो, है ना। बीट ड्राइवर जो आपको होटल से वेन्यू तक लेके जा रहा है, उनके साथ भी डिसिप्लिन मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्निकल नॉलेज, कि तुम्हें टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल नॉलेज एज इन कि अब तुम स्टेज पे तो बैठ गए, तुम्हारे सामने माइक आएगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि माइक कौन सा है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी आवाज़ पे कौन सा माइक जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ नहीं सिखाती स्कूल, कैसे जाएगा ये चीज़ नहीं सिखाती स्कूल। हाँ, अब ऑडियो इंजीनियरिंग करोगे तो आपको समवॉट थोड़ा सिखाएगा कोई ना कोई ऐसा, पर हर ऑडियो इंजीनियर सिंगर तो होने वाला नहीं है, गिटारिस्ट तो होने वाला नहीं है, उनका काम तो मिक्सिंग के पीछे है, बैक एंड में, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको समझनी है, मिक्सिंग कैसे ऑपरेट होता है,
बाहर साउंड आपको कैसा चाहिए, आपको दिमाग में सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन अपनी टीम के साथ, बैंड के साथ होना चाहिए, वो एक फैमिली होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हर बैंड जो भी है, मैं सबको बताऊँ, जितने भी बैंड्स हैं मैं देखता हूँ, सब बैंड्स एक गलती करते हैं कि क्योंकि फील लेने जाते हैं सब लोग कि भाई हम भी म्यूज़िक करते हैं, हम भी करते हैं म्यूज़िक। वो ज़रूरी नहीं है फील लेना, ज़रूरी क्या है कि स्पीकर से जो आवाज़ आ रही है लोगों तक वो कैसी है, वो होनी चाहिए अप टू द मार्क। तब जाके जो सामने बैठे हैं उनको मजा आएगा, दिलों में और दिमाग में आप घुसोगे और आपको घर जाके भी लोग याद करेंगे, आपका गाना गुनगुनाएंगे कि भाई मज़ा आ गया, ऐसे करके। टेक्निकल तो साउंड चेक इज much more critical than how you see it. Definitely. We take 3 hours. We take 3 hours for sound check. और शो का 2 घंटा होता है. Yes, we perform for 2 hours. We do sound check for 3 hours. गाओ तो सुनाई तो वो स्पीकर से देने वाला है ना. Definitely. और सबका ये जो गलती करते हैं, मैं बताऊं आपको, सारे बैंड्स, सारे परफॉर्मेंस जो एक गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि सबका इनपुट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 5 बैंड मेंबर्स हैं तो 5 बैंड मेंबर्स का इनपुट होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत गलत बात है, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। हाँ, अनलेस आप 5 के 5 लेजेंडरी स्टाइल हो, आप उस लेवल पे हो कि आपको आपके इंस्ट्रूमेंट में और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत कम होता है, सबको सीखना है ना। और उस स्टेज पे तो मुझे लगता है कि आप वाइज अपने आप हो ही जाते हो कि आप वो सोच से निकल जाते हो कि मेरा जो रोल है वो मुझे अच्छे से करना है। यस है ना। पर अभी जो स्ट्रगल करते हैं, जो आर्टिस्ट, जो छोटे छोटे बैंड्स होते हैं, बड़े बड़े बैंड्स होते हैं, उनमें ये गलती बहुत ज़्यादा कॉमन है कि सबको फील लेनी है। सबको लगता है कि मेरा भी इनपुट होना चाहिए। कीबोर्ड इसको लगता है कि मैं यहाँ पे पीस मारूँ तो मज़ा आएगा। नहीं, अरेंजर शुड बी वन ऑलवेज। अरेंज एक ही बंदे को करना चाहिए। और उसमें अगर अरेंजर बोल रहा है कि यहाँ पे एक फ्लूट का पीस है, और वो सजेशन अगर फ्लूटिस्ट के पास ले रहा है कि भाई यहाँ पे पीस मारना है 4 बार का, तो यहाँ पे कुछ 4 बार का पीस अपने हिसाब से मार। वही सिर्फ उसका काम है कि वहाँ पे वो डिज़ाइन करे पीस, पूरे शो में बैठा रहे। यस, ना कि वो बोले कि भाई यहाँ डाल दो फ्लूट, यहाँ डाल दो फ्लूट। नहीं, वो काम अरेंजर का है, क्योंकि अरेंजर का काम वही है कि वो सीखा हुआ है, उसको पता है कि कौन सा साउंड अगर बैलेंस होगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट बैलेंस होंगे अच्छे से, तो बाहर अच्छा लगेगा। ऐसा जैसे अब मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन किया हुआ है, मेरे जो पार्टनर है ध्रुव, ठीक है, उनको भी मैंने सिखाया हुआ है ऑलमोस्ट म्यूज़िक प्रोडक्शन, ऑडियो इंजीनियरिंग, वो भी सब करता है अब, क्योंकि वी आर लाइक टुगेदर फ्रॉम लाइक 7-8 ईयर्स, ठीक है। तो वो और मैं, हम 2 ही सिर्फ देखते हैं, और कोई भी इनपुट देगा नहीं, जो बोला जाए वही करना है, तभी जाके वो आउटपुट जो है वो आता है। वो भी जो डिसिप्लिन की बात होगी, बैंड इज अ डिसिप्लिन, इट्स डिसिप्लिन। सब अपने सोल में चले जाएंगे तो चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए ये चीज़ एक कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन, अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आता है कि तुम परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हो। मुझे एक चीज़ नहीं पसंद है, जो लोग काला चश्मा पहन के परफॉर्म करते हैं, गलत नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, पर मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि आर्टिस्ट ऑडियंस के साथ कनेक्ट तभी होता है जब आंखों में आंखें जाती है। इवन एज अ स्पीकर, एज अ ऑडिटर, आई नो ये ऑडियो भले लाख लोग सामने बैठे, पर उनकी आंखों से कनेक्ट हुए ना, यू कैन नॉट गेट दैट फील। यस, सामने 10 लोग है, 100 लोग है, 16,000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंखों में जब तक आंखें नहीं जाएगी ऑडियंस की, तब तक वो तुम्हें अंदर कैसे उतारेंगे। नज़र भी तो तभी लगती है जब लोग आंख से आंख मिलती है, और बुरी सोच होती है तभी तो नज़र लगती है ना। कोई फोटो देख के तो नज़र लगती भी नहीं है। ये आंखों की बात आती है तो मुझे राहत फतेह अली खान याद आ जाते हैं, नैनो वाले, उनके मतलब आई कैन सिंग, बट उनके जोरदार हो गाने। यस, नैनो की मत सुनियो रे, नैनो की मत मानियो रे, नैनो की, यस डेफिनेटली। अगर वो बडिंग बैंड है, उनमें से किसी को ये अरेंजिंग सीखना चाहिए, और दे शुड हैव अ स्पेसिफिक हु विल अरेंज द होल शो। ऐसा की बात से मैं समझ, हाँ, ऐसा कोई नहीं है कि इसको ही करना चाहिए या गिटारिस्ट को ही करना चाहिए। somebody need to head that show कि इस शो को अरेंज मैं करने वाला हूं। यस, और there has to be a specific special जो इसको काम करेगा। यस, वेरी पावरफुल, गॉट दैट। ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर सारे जैसे ड्रमर है वो भी बीट में है, कीबोर्डिस्ट है वो भी बीट में है, उसको सुर की समझ है, उसको पता है कि कॉर्ड्स कैसे बजाने, सब पता है। सिंगर भी सुर में है। सिंग तो एक तेरे को लाना ही पड़ेगा ना, देयर इज सम थ्रेड व्हिच विल वो एवरीबॉडी इनटू अ, जो मान लो तभी बनेगी। राइट अमाउंट में सारे इंस्ट्रूमेंट जब तक नहीं होंगे, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे उसका अमाउंट हो कि कितना बजाना है कितना नहीं, जब तक वो नहीं होगा
तब तक कितने भी अच्छे आर्टिस्ट बैठे हो स्टेज पे, कितना भी करोड़ों का साउंड हो, माइक्रोफोन हो लाखों के, मजा नहीं आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर. Got it. Well, it makes sense. But non-music को फिर भी समझ में आ रहा है. Somebody need to. Somebody has to have that role and that power. Yeah, perfect. Moving ahead. आप अगर कोई भी आपकी लिस्ट में जो बोलो बड़े चूजी हो गानों में जी. कोई भी एक गाना सिलेक्ट करते हो, व्हाट्स द प्रोसेस इनटू इट? क्या मेलोडी देखते हो, क्या लिरिक्स, या जो भी म्यूजिक में देखना होता है, व्हाट यू सी? सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे अगर मुझे कोई गाना पसंद आया है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको एज इट इज़ प्रेजेंट करूँ जैसा वो आर्टिस्ट ने बनाया है ना, जस्ट आउट ऑफ द रिस्पेक्ट. या क्योंकि बनने को तो 10 वर्जन बन सकते version बन हैं एक गाने के, ठीक है, पर वो जो आर्टिस्ट है जिन्होंने बनाया है वो भी बना सकते थे 10 वर्जन, पर उन्होंने क्यों ये एक ही वर्जन सिलेक्ट किया जो हम सुनते हैं, आपको टच भी कर गया है ना. तो फिर उसको छेड़ना मैं प्रिफर नहीं करता हूँ ज़्यादा. उसको प्रिफर करता हूँ कि मैं उसको एज इट इज़ परफॉर्म करूँ. फिर मैं उसके इंस्ट्रूमेंटेशन देखता हूँ. अगर उसका इंस्ट्रूमेंटेशन मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन मैच हो रहा है तो ही वो गाना मैं चूज़ करूँगा, अदरवाइज़ मैं वो नहीं करूँगा. पहली बात, अगर वो मैच कर गया तो फिर मैं देखूँगा कि मैं और मेरी टीम उसको निभा पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे हैं. अगर उसको सही से निभा पा रहे हैं 100% भले नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. वो जो गा के गए हैं वो उतना नहीं करना. कर गए तो उनके तो मतलब 70-80% पहुंच जाओ तो बड़ी बात है. 70-80 भी नहीं, 5-10% सर. मैं तो नॉन हाँ, नॉन म्यूजिशियंस के लिए वो 70-80% हो सकता है. म्यूजिशियंस के लिए तो वो 5-10% भी उनके आसपास. और नुसरत साहब की भी बात नहीं कर रहा हूँ. नुसरत साहब की तो 0.1% भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है. क्या 100 में से 0.1% आ गया. यस, उतना आ गया 0.1%, तो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. ऐसा कोई अगर 100 लोगों में से या 4 शो में से कोई एक बंदा भी कह के गया कि भाई नुसरत साहब की याद आ गई, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है. हालांकि मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ फिर भी. यस, तो मेरा प्रोसेस यही रहता है कि मैं उसको निभा पाऊँ तो ही मैं उसको चूज़ करता हूँ. और चूज़ करने के बाद मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको एज इट इज़ प्रेजेंट कर पाऊँ. जब तक वो प्रैक्टिस नहीं होती तब तक मैं प्रेफर नहीं करता. हालांकि कोई गाने ऐसे होते हैं कि हम भी मूड में है, ऑडियंस भी मूड में है, और मैं बोला कि ये गाना सुना दो, जैसे चढ़ता सूरज धीरे धीरे. अब मैं वो नहीं गाता कवाली ज़्यादा, पर कभी किसी ने बोला, कोई एल्डर कोई बूढ़ी अम्मा आ गई सुना कि बेटा सुना दो गाना, तो मैं मना नहीं कर पाता कि यार आपको कैसे मना करूँ ऐसा. तो फिर मैं वो सुना देता हूँ जितना भी आता है, गुस्सा की माफ़ करके भाई जितना भी आता है सुन लो ऐसा. ठीक है. परफॉर्मेंस को कई बार वो ऑडियंस की जो Yes. देखनी पड़ती. गुड. सूफी म्यूजिक की जब भी बात होती है तो एक तो रिदम म्यूजिक तो हो गया, दूसरे उसके अंदर कहीं स्पिरिचुअलिटी भी आती है. हाँ. सो हाउ यू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन द टू? सो सूफी म्यूजिक सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, इट्स मिक्स ऑफ एवरीथिंग. म्यूजिक तो है ही, Yes. साथ में बाकी सब में कहीं स्पिरिचुअलिटी नहीं दिखती, इसमें खास इसमें दिखती है. यस, क्योंकि सूफी म्यूजिक वही है ना. सूफी म्यूजिक अर्लियर जो शुरुआत थी सूफी म्यूजिक की, ठीक है, कुछ 1400-1500 के टाइम में, है ना. तो उस टाइम पे वही था कि सूफी म्यूजिक सिर्फ जैसे हमारे भजन होते हैं वैसे हिंदू में, वैसे मुस्लिम का जो स्पिरिचुअल सॉन्ग सूफी सॉन्ग्स अबाउट द वो मजार एंड अल्लाह एंड उसके ऊपर ही है. यस. तो इट्स लाइक प्रेयर, है ना, प्रेयर. और श्योरली 100% प्रेयर. यस. और कुछ गाने जैसे शराब पे गाने हैं. अब क्योंकि शराब मुस्लिम में हराम होती है ना, तो उन्होंने शराब तो कभी पी नहीं है, तो इसलिए गानों में वो लोग यूज़ करते हैं कि जो मोहब्बत होती है एक, है ना, जो मोहब्बत का जो नशा होता है उसको वो शराब वो कंपेयर करते हैं कि मोहब्बत का जो नशा है ना. कभी कभी वो नशा खुदा के साथ मोहब्बत का होता है, भगवान के साथ मोहब्बत का होता है, कभी कभी वो नशा कोई लोग पर्सन के साथ मोहब्बत का होता है. तो जो नशा है मोहब्बत का, वो गाने में रिप्रेजेंट करते हैं कि वो नशा, शराब का नशा भी ऐसा ही होता होगा, ये रिप्रेजेंट करते हैं वो. ऐसा नहीं है कि वो शराब के गाने ऐसे शराब पी के गाने गा दिए, वैसा नहीं होता. पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर. यस. तो शराब का गाना है. हाँ, पर वो शराब का गाना सच में है नहीं ऐसा. वो वही रिप्रेजेंट करता है कि यस, ये जो नशा है मोहब्बत का, चाहे वो खुदा के साथ हो, भगवान के साथ हो, राम के साथ हो, रहीम के साथ हो, किसी के भी साथ हो, वो जो नशा है, वो नशा, शराब का जो नशा है वो वैसा होता होगा ऐसा. तो वो कंपैरिजन रहती है कुछ गानों में. कुछ गाने प्योरली डिवाइन सिर्फ स्पिरिचुअल होते हैं, भजन जैसे हो गए ऐसा, और कुछ गाने सिर्फ मोहब्बत पे हो गए. इट्स वेरी मिक्सड ऑफ एवरीथिंग. सो हाउ यू ब्लेंड दिस टू? मोस्टली विथ द प्ले लिस्टिंग. मेरा जो प्ले लिस्टिंग है, जैसे आई स्टार्ट माई शो विथ
दिस वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग जो हमारा अपना बॉलीवुड का ही है, आओगे जब तुम हो साजना, है ना. सो आई सिंग दैट सॉन्ग, यस, सो आई सिंग दैट सॉन्ग टू वेलकम एवरीवन, ऐसा. और उसके साथ साथ मेरा एक बैलेंस भी पता पड़ जाता है कि हाँ, एवरीथिंग इज़ इन फॉर्म, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट गोइंग ऑन, सबका मॉनिटरिंग सही है, सबका आवाज़ सही आ रहा है, बाहर भी आवाज़ सही आ रहा है, कुछ होगा तो वो एक गाने में शॉर्ट हो जाता है. उसके बाद आई सिंग दिस सांसों की माला पे मीराबाई का लिखा हुआ कवाली, है ना, जो नुसरत साहब ने गाई, मीराबाई ने लिखी हुई, ऐसा. तो ऐसे ऐसे करके, जैसे बीच में फिर मैंने फ़कीरी ले लिया, है ना, कुछ ह्यूमैनिटी पे ले लिया, कुछ मैंने मोहब्बत पे ले लिया, कुछ अगर ऐसी इवेंट्स है तो कुछ शराब पे ले लिया. तो ऐसे मिक्स ऑफ मैं प्लेलिस्टिंग के थ्रू ही वो बैलेंस मेंटेन करता हूँ. ये आप एक तो लाइव करते जी. एक स्टूडियो में रिकॉर्ड करते, जी. सो हाउ यू कनेक्ट ऑडियंस व्हेन इन द लाइट. तो स्टूडियो का पूरा कोई है नहीं सामने, वैसे गाना, हाउ यू कनेक्ट? लाइव में कैसे कनेक्ट करता हूँ मैं? लाइव में आंखों से. सिंपल, वेरी सिंपल. क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जब तुम खुद जो गा रहे हो, जो परफॉर्म कर रहे हो, जब तुम खुद महसूस करते हो अंदर से, तो फिर तुम्हें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि सामने वाला बैठा हुआ बंदा बंदी कनेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है. वो तुम्हारे साथ ही है. समझ लो, अगर तुम क्लाउड 9 पे हो परफॉर्म करते वक्त, तो सामने वाले बैठे हुए बंदे जो है वो तुम्हारे साथ वहाँ पे झूम रहे हैं, तुम्हारे लेवल पे ही. तो वो बहुत ज़रूरी है. और आई कांटेक्ट मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ उस चीज़ के लिए. यस, वो बहुत ज़रूरी है. सो यू आर अ सिंगर, मेरे हिसाब से ब्यूटीफुल सिंगर. रिदम का आपको नॉलेज अच्छा है जी. प्लस ये प्रोडक्शन भी सीखा हुआ है जी. तो क्या अपना कोई तरह म्यूजिक या एनीथिंग दैट यू कंपोज? हाँ, मैंने काफ़ी सारे गाने कंपोज किए मेरे खुद के. हालांकि मैं बिजनेस साइड मेरा बहुत ही ख़राब रहा है. मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ अभी, है ना. और काफ़ी सारे मेरे ऑलमोस्ट 10-12 गाने तो प्रोड्यूस होके वीडियो के साथ रेडी पड़े हुए, तो मैंने रिलीज़ कभी नहीं किए. आई नो काफ़ी सारे फैंस जो भी है इंस्टाग्राम पे जो फैन बेस बना है, सोशल मीडिया पे जो फैन बेस बना है, वो काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं रेगुलर बेस पे कि सर आपका गाना कब आ रहा है. मैं डिक्लेयर करते हैं ना कि इतने टाइम में एल्बम आएगा प्रॉबेबली. हाँ, क्योंकि देखो अभी 3-4 महीने तो डेफिनेटली मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सीजन टाइम है, तो पूरा दिन पूरी रात खुद की भी शादी का टाइम है. यस, तो शुरुआत तो मुझे पता नहीं है फिलहाल, पर हाँ, आने वाले 6 महीनों में डेफिनेटली 2 या 3 गाने तो मेरे रिलीज़ होंगे ही होंगे. दैट्स आई एम श्योर अबाउट. और गानों में मेरा मिक्स रहा है प्रोडक्शन में. मैं आई ट्राई डिफरेंट जॉनराज. मेरा फेवरेट, जैसे मैं सूफ़ी गाता हूँ, इट्स वेरी वेरी आयरनिक, मैं गाता सूफ़ी हूँ, है ना, और सूफ़ी के अलावा किसी को पता ही नहीं है मैं क्या करता हूँ. ठीक है, अब व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन, मेरा फेवरेट जॉनर है साइकेडेलिक रॉक. रॉक ही होता है, रॉक होता है, बट वेरी एक्सपेरिमेंटिव सिंथ वाले एलिमेंट्स होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स होते हैं सारे, जो साइड ट्रांस होता है, EDM होता है. 360 डिग्री है इससे. यस. तो इट्स वेरी सटल, सॉफ्ट, हो गया. यस. इट्स अ वेरी डिफरेंट जॉनर देन सूफी. तो जैसे रॉक हो गया, नॉर्मल जैज हो गया, ब्लूज हो गया, पॉप हो गया, है ना. तो आई एक्सपेरिमेंट विथ ऑल द जॉनर्स. मेरा एक साइकेडेलिक रॉक मेरा फेवरेट है, और उसके बाद एक मेरा फोक फेवरेट है. थोड़ा अर्थी सॉन्ग्स बनाना मुझे पसंद है, ऐसा. तो जून तक कम से कम 3 गाने आएंगे. 3 तो आएंगे डेफिनेटली. सो I'll also wait for those. Sure. So ये आपका सूफी का जो भी कॉन्सर्ट और होता है, एनी रिचुअल यू फॉलो, या मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन, एनी रिचुअल यू गो थ्रू? नहीं, नथिंग रिचुअल. पर जैसे रियाज़ की बात करूँ अगर मैं, तो मैं सिर्फ सुबह 5-10 मिनट करता हूँ, और शो से पहले साउंड चेक में जब सब सेट हो रहा होता है, तभी आई सिट विथ हारमोनियम एंड आई डू दिस, जो भी रियाज़ करना हुआ वो मैं 5-10 मिनट करता हूँ. बस इतना ही करता हूँ. बाकी मैं कभी अंडर कॉन्फिडेंट रहा नहीं हूँ व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, तो मुझे एज सच कुछ ज़रूरत नहीं लगती है करने की. और यही खास बात होती है व्हेन स्पीकिंग टू रियल पीपल. ये तो कहानी आती है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ तो 25 चीजें बोलूंगा, बट व्हेन यू आर रियल तो उसका पूरा फील लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ में. इट्स वेरी प्रैक्टिकल थिंग, और सबका ऐसा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से. गॉट दैट. In Indian context, how do you see this Sufi and all evolving over the years now? सूफी म्यूजिक ये आ रहा है उसमें भी सब. AI तो
आ रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं AI भी, नो डाउट। जितना काम ऑडियो में अच्छा हो रहा है उतना अभी तक वीडियो में नहीं हुआ अच्छा, पर ऑडियो में काफ़ी हद तक AI ने डेवलप किया हुआ है। सुनो है, फिर और एक वर्स, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द वेबसाइट्स, बट काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, 2-3 वेबसाइट्स है जो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है AI पे भी, और वो बहुत अच्छा है। मैं कभी उसको ये नहीं करूँगा, डिनाई नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है ना। AI गिटार बजा के दे रहा है, XZ गिटार बजा के दे रहा है जो कोई गिटारिस्ट बजा के देगा। हाँ, गाने, हाँ, आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, आवाज़ में वो इमोशंस कम लगते हैं थोड़े से, पर इंस्ट्रूमेंट्स में सो फार AI इज़ डूइंग गुड ऐसा। बहुत ही अच्छा। फ़िलहाल सूफ़ी पिछले 2-2.5 सालों से पीक पे चल रहा है सूफ़ी। अभी जैसे एक टाइम था 2010 से लेके 15 तक 20 तक का, कि रॉक एकदम ख़तरनाक था, कि हर गली में से एक रॉक बैंड निकल रहा है, सबको काम भी मिल रहा है, सारे ओरिजिनल्स भी सब रॉक ही निकाल रहे हैं, सब रॉक हो गया है ऐसा। तो अभी वैसा सूफ़ी का पीरियड चल रहा है, एक दौर चल रहा है ना। एक चीज़ बस थोड़ी खटकती है मुझे, कि जो सूफ़ी का जो एक्चुअल एसेंस है, जो ट्रेडिशनल स्टाइल जो है, जिनकी वजह से हमको पता पड़ा है सूफ़ी म्यूज़िक, नुसरत साहब है ना, उनका जो ट्रेडिशनल स्टाइल जो 600-700 साल से चलता आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमने मिस आउट कर दिया है इस ट्रेंड के चक्कर में। क्योंकि अभी जितने भी ट्रेंड चल रहे हैं, डेफिनेटली सारे अच्छा कर रहे हैं, सागर वाली कवाली, बिस्मिल की महफिल, ये सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं और सब अच्छा कर रहे हैं, सबके अपने पर्सपेक्टिव्स है करने के, दे ऑल आर गुड परफॉर्मर है ना, पर दे ऑल आर डूइंग फ्यूजन जो ओरिजिनल सूफी नहीं है। यस, है ना। क्योंकि अब उनके चक्कर में, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को सूफ़ी में, है ना, तो उनके चक्कर में क्या होता है कि जो गली गली से जो बैंड निकल रहे हैं सूफ़ी के, वो लोग भी उनको फॉलो करते हैं आइडल की तरह। आइडल को तो ये चलता है, यही चल रहा है, उसको तो क्या है, मेरे को सक्सेसफुल होना है, पैसा लाना है, तो जो चलता है वो चला। एग्जैक्टली। तो उसके चक्कर में क्या हुआ है ना, जो एसेंस है सूफ़ी का, एक्चुअल जो ऑथेंटिक रॉनेस है, वो कहीं ना कहीं मिस आउट होती दिख रही है मुझे। सो हाउ द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आजकल जो यूट्यूब, इंस्टा हैव इम्पैक्टेड द म्यूजिक एंड म्यूजिक इंडस्ट्री? मैं पर्सनली उतना नहीं करता हूँ मैनेज, जैसे मेरा इंस्टाग्राम भी है तो मैंने छोड़ दिया, उसके बाद ही ग्रो होना चालू हुआ है। मैं नहीं करता क्योंकि मैं आई एम वेरी बैड विथ इट, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे ये अभी हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। तो मेरे ख्याल से इट्स एक ही रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि ये हैंडी हो गया है। अब गली गली में, घर घर में सबके पास 3-3, 4-4 फ़ोन है और सब में यूट्यूब है। बच्चा पैदा होता है, बच्चा 3-4 साल का होगा, सीधा स्क्रॉल करना चालू कर देगा, है ना। और मैथिली ठाकुर जैसे एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट भी वो न्यूज़ में ही बोल रहा हूँ, which has grown through YouTube. Yes. और काफ़ी सारे आर्टिस्ट का ऑलमोस्ट 90%। बिहार चुनाव में नाम आया, वो दिमाग में था, तो मैंने कि उससे ही वो पूरी आगे बढ़ गई। यस। तो 90% ऑफ द आर्टिस्ट जितने भी है यूट्यूब, इंस्टाग्राम से ही फेमस हो रहे हैं ऐसा, क्योंकि गली गली पे जाके परफॉर्म करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर गली गली में, घर घर में यूट्यूब, इंस्टाग्राम पहुंच जाता है, तो उसके चक्कर में डेवलपमेंट हो रहा है। और इसके इनसाइट्स मुझे उतने अच्छे से नहीं पता, तो मैं उसको बता नहीं पाऊंगा जी। सूफी का जो फ्यूजन हो रहा, नहीं बोला, हाउ यू मेंटेन? क्योंकि मुझे जो लगता है आप यू आर कोर, मुझे तो वही चलाना है। हाँ। और कमर्शियलाइज प्रेशर रहता है वो फ्यूजन का। यस। हाउ यू कीप योरसेल्फ रूटेड इनटू दैट? मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ, चाहे कोई भी मुझे पूछेगा। अब तो बहुत कम हो गया है कि कोई मुझसे वीडियो मांगेगा या ऐसा करेगा, क्योंकि अभी जो भी आ रहा है, बिल्ड हो रही है। यस, कंटेंट जो भी कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, सारे क्लाइंट्स देख के ही फिर आ रहे हैं। तो अब वो फेज तो चला गया मेरा, कि लोग पहले मांगते थे वीडियो वगैरह, बराबर है। अब वो फेज चला गया है। अब मैं उस फेज पे हूँ कि जिनको पसंद है सच में जो मैं कर रहा हूँ, वही लोग मुझे कॉल करेंगे और बुलाएंगे। और थोड़ी पहले की बात करूँ मैं, जब लोग बोलते थे कि यार तुम्हें थोड़ा ड्रम वम ऐड करो भाई, गिटार विटार ऐड करो, तो मैं बहुत क्लियर रहता था कि नहीं भाई, मैं जो है मैं यही करूँगा, जिसको पसंद है वो मुझे बुलाओ। मेरा पहले से हो रहा है, नहीं बुलाओ कोई बात नहीं, मैं स्टूडियो बैठ के गा लूँगा हारमोनियम पे, तबला पे, कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई नहीं बुलाएगा तो आई हैव 10 अदर थिंग्स टू डू इन म्यूज़िक, अगर मैं इसमें नहीं चला तो। पर चलने के लिए मैं अपना एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। चलने के लिए मैं अपना म्यूज़िक, मैं अपना फ्लेवर जो मुझे पसंद है उसको छोड़ के मैं जो मुझे नहीं पसंद वो नहीं करूँगा, सिर्फ पैसों के लिए। तो अंडरकरंट जो मेरे क्वेश्चन चल रहा है, जिसका जवाब मुझे मिल रहा है कि म्यूजिक के अंदर ऐसा नहीं एक ही फील्ड है, नहीं 10 फील्ड्स यू आर डूइंग, सो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। यहाँ मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बाकी 9 चीजों में कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी चला लूंगा। हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि
एक होता है इमोशनल रूटेड का आंसर कि मेरा ये वैल्यू है, ये पर वैल्यू से घर नहीं चलता। नहीं चलता। वैल्यू जरूरी बहुत है, वैल्यू होती है वो लॉन्ग टर्म में वो फायदा देगी, बट शॉर्ट टर्म मुझे पेट भरे खाना चाहिए। डेफिनेटली दिस इज व्हाट आई लाइक कि हाँ मैं 10 चीजें कर रहा हूँ, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, तो बाकी 9 चीजों में से कहीं ना कहीं मेरा जुगाड़ हो जाएगा। और यस, सुपर। फ्यू क्विक क्वेश्चन अबाउट मिथ और फैक्ट। तो सबसे पहला है, सूफी म्यूजिक सिर्फ ये रिलीजियस भजन के लिए है, मेन स्ट्रीम के लिए नहीं है। नो, दैट्स मिथ। हाँ, मिथ मैं भी बोल देता हूँ, आपको सुना और भी आजकल बहुत सारे। Yes, that's completely right. Sufi singer must only sing old kalams and cannot write new songs. They definitely can. It's a myth. I mean, see, it's a flavor. So definitely, देखिए, सूफी म्यूजिक का एक्चुअल मतलब तो वही है कि वो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स है, मुस्लिम स्पिरिचुअलिटी पे सॉन्ग्स ठीक है ना। पर अगर उस सूफी के कोर को हटा के उसका जो फ्लेवर को रखे हम, है ना, तो उस फ्लेवर में हम कुछ भी कर सकते हैं। हम खुद के गाने कंपोज करके डेफिनेटली बजा सकते हैं। Got that. If you perform Sufi music, you must adopt a traditional look and refrain from modern style. नहीं, दैट्स मिथ। मैं बिलीव करता हूँ कि स्टेज पे जब तुम परफॉर्म करने जाते हो तब तुम वैसे ही जाओ जैसा तुम अपने आप को पसंद करते हो, ना कि मुझे बहुत खटकता है ये चीज़, एक जो मैं चश्मे वाली बोली वो, और एक चीज़ ये खटकती है कॉर्पोरेट में जब लोग शो करने जाते हैं ना तो सूट वूट पहन के जाते हैं, गिटार हाथ में लेके बजाते हैं। क्यों? उनको नहीं देखना है अपने जैसा एक और बंदा स्टेज के ऊपर, उनको तो आर्टिस्ट देखना है, तभी आपको बुलाया है गाने के लिए। अब आप भी वहाँ जाके गिटार में सूट वूट पहन के बजाओगे, नहीं ज़रूरत है उतना आपको उसमें रहने की, एडिकेट्स में। आपकी वो ऑथेंटिसिटी रॉ रहता है, वो कनेक्ट अलग तरह से भी। यस। अब ये मेरी पहचान है, चाहे मैं घूम रहा हूँ बाहर सूरत की गलियों में, चाहे मैं शो पे हूँ, मेरा यही ड्रेसिंग कोड रहेगा, कुर्ता शर्ट होगा, हाँ मेरा यही रहेगा। तो वो मेरी ओरिजिनलिटी है, और मैं स्टेज पे हूँ तो भी मैं वही हूँ, मैं स्टेज के नीचे हूँ तो भी मैं वही हूँ। दो साइड्स नहीं है उसमें, तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बट इट डजंट हैपन लाइक दैट। सूफी म्यूजिक कैन नॉट चार्ट और सक्सीड कमर्शियली बिकॉज इट्स टू निश। नो, दैट्स मिथ। इट कैन। मैं भी बोल सकता हूँ, बहुत सारे सूफी गाने, मुझे ही देख लो। आपको देखो सूफी गाने बहुत सारे लीजेंड कितने से, हाँ, यस, वेरी गॉट दैट। How much of your performance is about technique versus spiritual connection? It's a balance, 50-50. Yes, 50% it's technique and technicalities, and 50% it's connection. दोनों में से एक भी गया तो सामने वाला बंदा कनेक्ट नहीं हो पाएगा। Good. From day you started music, म्यूजिक ने आपका जो ह्यूमन कितना बदला है? Completely. एक बार नहीं, 3-4 बार मुझे पूरा फ्लिप किया है म्यूजिक ने। As in, can you get detail? मेरी सोच में, मैं दुनिया को कैसे देखता हूँ, मेरा नज़रिया क्या है, मेरा मॉनेटरी पैसों को देखने का नज़रिया क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आती है ना स्टेप बाय स्टेप। एक टाइम आएगा जब डिसीजन लेना है कि मुझे पैसा कमाना है या म्यूज़िक करना है, देन आई चोज म्यूज़िक। तो मुझे समझ आई चीज़ें कि यहाँ पे क्या चीज़ का कौन से रास्ते हैं, और ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ऐसा। तो ऐसे पर्सपेक्टिव काफ़ी बार म्यूज़िक ने मुझे चेंज किया है। एक बार एक जैसे एक चीज़ हो गई कि मुझे कमर्शियलाइज म्यूज़िक करना है, या मैं जो कर रहा हूँ उसको मुझे कमर्शियलाइज में बदलना है, कमर्शियल में बदलना है, तो वहाँ भी मैंने अलग रास्ता चुना। तो ऐसे जैसे जैसे मैं रास्ते चुनता गया म्यूज़िक में, हर रास्ते पे म्यूज़िक ने मुझे थोड़ा बहुत मोल्ड किया, बदला, और यहाँ तक पहुँचाया। एक एज अ, मुझे आई डोंट नो फैक्ट अबाउट इट, बट ये कहते हैं कि म्यूजिक में कुछ अच्छा करना है, देन यू शुड गो टू मुंबई, सूरत, या ऐसे कोई भी टियर 2 सिटीज होती है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो पहले तो मिथ है, फैक्ट है, और अगर वो फैक्ट है तो कभी सोचा नहीं कि मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, बिगर अपॉर्चुनिटीज, बेटर अपॉर्चुनिटीज? पहली बात तो मिथ है। ओके, मिथ है। यस, तुम म्यूजिक कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तो तुम कहीं से भी पहुंच सकते हो। अभी मिथ क्यों है? पहले शायद मिथ नहीं था। अगर शायद आप मुझे 15 साल पहले पूछते तो मैं नहीं बोलता कि मिथ है, क्योंकि तब सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, यूट्यूब इतना पावरफुल नहीं था। अब है, तुम कहीं भी गांव में गली में बैठ के भी तुम फेमस हो सकते हो, तुम करोड़ों कमा सकते हो, तुम लाखों के शोज कर सकते हो। एग्जैक्टली, ठीक है। अब वो बात अलग है कि उसमें अच्छा बुरा सब होने लगा है, पर अगर तुम अच्छे हो तो तुम हो सकते हो, है ना। ऑल यू नीड इज डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग। मैं मुंबई 1 साल जाके आया हूँ, रह के आया हूँ शिफ्ट होके, क्योंकि गोवा से जब मैं निकला तो मुंबई गया मैं 1 साल के लिए। आई स्टार्टेड विद गोवा, जो मैंने बोला आपको, जोगी नाम मुझे दिया। सो आप
KM से सीख के यू स्टार्टेड इन गोवा. KM से सीख के मैं सूरत आया वापस से. सूरत में मैंने वापस से स्टूडियो ओपन किया, क्योंकि तब मैं सिर्फ प्रोडक्शन करता था. आई वॉज नॉट इन टू म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक. ठीक है. उसके बाद जब कोरोना का फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तब मैं घर में रहा काफ़ी टाइम तक. और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला आई वाज लाइक अब मैं घर में नहीं रह सकता, अभी हो गया मेरा घर में. क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी साइड थोड़ा जा चुका था उस टाइम में, तो मेरी सोच बहुत ज़्यादा बदल गई थी. सोसाइटी को देखने का नज़रिया, लोगों को देखने का नज़रिया, अपने माँ बाप को देखने का नज़रिया, सारे रिलेशंस को देखने का नज़रिया, सब बदल चुका था ऐसा. तो वो जो एनवायरनमेंट था घर वाला, वो मेरे लिए नहीं रहा था तभी हेल्दी. तो मैं निकल गया, लाइक मैं निकल रहा हूँ. तो मैं निकल गया थोड़े से 5,000 लेके गोवा. और जो जोगी मुझे नाम मिला वो भी मुझे वहीं पे मिला. तो गोवा में शोज कर, गोवा में 3 महीने में रहा, 3-4 महीने, 3-3.5 महीने जैसा कुछ रहा मैं. और वहाँ पे आई यूज्ड टू डू लाइक 6 shows इन अ वीक, 5 shows इन अ वीक. कभी कभी पूरा वीक शो कर लिया, एवरी डे. एकदम गए तो वहाँ इतना काम कैसे मिल गया? वहाँ पे एक शो मैंने किया. एक बार मैं शोज़ मांगने के लिए गया, फिर आई डिसाइडेड कि अब मुझे शोज़ नहीं मांगने जाना कहीं पे भी, मुझे अच्छा नहीं लगी वो चीज़. तो एक शो मैंने किया जहाँ मैं रह रहा था, वो भी फ्री में, फोकट में रह रहा था मुझे. तो वहाँ गया, वहाँ रहा, एक शो किया. उसके बाद जितने भी लोग आसपास फैल गया कि एक बंदा आया है जो थोड़ा बहुत सूफी गाता है, अच्छा आर्टिस्ट है करके. और फिर एक एक कैफ़े वेन्यू बुलाने चालू हो गए कि यहाँ पे आ जाओ ट्रायल के लिए, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ. एक बार गया देन दे लाइक कि अब हफ्ते में 3 बार आप यहाँ मेरे यहाँ प्ले करो, हफ्ते में 2 बार आप मेरे यहाँ प्ले करो. तो फिर गोवा हुआ, तो गोवा से फिर गोवा से, हाँ गोवा से नहीं, गोवा ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हारा दिमाग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें कब यहाँ से निकलना है. क्योंकि मैं अपने दोस्त भी जो गोवा में हैं उनको भी ये चीज़ बोलता हूँ, और जो भी सुन रहे हैं और गोवा में है तो मैं उनको भी बता दूँ ये चीज़. क्योंकि वहाँ पे ना बहुत चिल सा माहौल है. गोवा है भाई, वहाँ लोग जाते ही चिल करने हैं. तो वहाँ का माहौल जो एकदम है वो ठहराव वाला माहौल है, शांत वाला माहौल है. तुम्हें वहाँ पे, आपको वहाँ पे बैठ के, घर में बैठ के मन नहीं करेगा कि आप कुछ काम करो. वो वाला माहौल ही नहीं है वहाँ पे. वर्किंग एम्बियंस नहीं है वहाँ पे, बहुत चिल एम्बियंस है ऐसा. तो जब तक तुम वहाँ पे कर रहे हो, तुम पैसा कमाओगे, तुम खर्चोगे, पैसा कमाओगे, खर्चोगे, चिल करोगे, तब तक ठीक है, तब तुमको मज़ा ही आएगा. पर एक टाइम के बाद यू हैव टू हैव दैट क्लियर माइंड इन यू. यस कि अब बस, अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ से निकलना है. तो वो मोमेंट मेरा आ गया. और मैं थोड़ा अवेयर रहता हूँ इन यूजुअल भी अपनी लाइफ में. तो वो मोमेंट मुझे पता पड़ गया कि बस अब यहाँ का हो गया. अब यहाँ पे अगर मैं करता रहा तो शायद मैं आज तक, उसको 3 साल हो गए बात को, मैं अब आज तक मैं वहीं होता और वहीं कर रहा होता. देन आई केम टू मुंबई, क्योंकि लोगों ने बहुत मुझे बोला कि यार मुंबई जाओ, मुंबई जाओ. मुंबई जाने बिना कुछ हो ही नहीं सकता. एग्जैक्टली. तो लोगों ने मुझे बोला कि ब्रो व्हाट आर यू डूइंग इन गोवा, यू शुड गो टू बॉम्बे, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डू शोज इन बॉम्बे, गो देयर. मैंने बोला ठीक है. तो इतना एनर्जी दे दिया तो मैं पहुंच गया बॉम्बे. 1 साल में पता पड़ गया मुझे कि नहीं, बॉम्बे इज़ नॉट फॉर मी. क्योंकि मैं स्टेशन पे भी जाता, कभी एक बार ऐसे देखा मैंने, बाप रे बाप, भेड़ बकरों की तरह लोग भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ. मैं स्टेशन के इस साइड खड़ा हूँ, उस साइड लोग देख रहे हैं, इतने लोग, लाखों की भीड़ है, और सब क्या कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं है, सब भाग ही रहे बस. तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये आई एम सो मच मोर देन दिस वर्जन ऑफ माई सेल्फ, है ना. मेरे पास, मैं इससे बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं यहाँ नहीं रह सकता. फिर मैं सूरत आया. फिर आई थॉट कि अब सूरत में आ ही गया हूँ तो वाई नॉट स्टार्ट विथ माई ओन सिटी. देन आई स्टार्टेड डूइंग शो इन सूरत. उसके बाद जो 3 साल की जर्नी है, तो अब सूरत वालों को तो पता ही है. So, जब शो से, व्हाट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड एनी वर्स्ट एक्सपीरियंस? वर्स्ट एक्सपीरियंस एज सच नहीं रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनने वाले लोग हर जगह मिल ही जाते हैं. प्राइवेट पार्टी हो, चाहे छोटी इवेंट हो, बड़ी इवेंट हो, कॉन्सर्ट्स हो. तो वर्स्ट एक्सपीरियंस तो मैं कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्टेज पे मैं अपना काम करता हूँ, मैं मज़े लेता हूँ, है ना. और जितने लोग को मज़े लेना है वो ले ही लेते हैं ऐसा. बेस्ट एक्सपीरियंस 2-3 रहे. एक मेरा स्पेसिफिक रहा है जो भूज में था. भूज का जो मेन टूरिस्ट स्पॉट है कच्छ का, सबसे आईना महल, है ना, जो राजा का महल है भूज का, ब्राग महल करके, वहाँ पे उसके अंदर था. इट वॉज अ BNI इवेंट, बट इट वॉज अ वेरी 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 वंडरफुल. और बहुत ही प्यारा इलाइट क्राउड था, बहुत ही शानदार सा डेकोर था. और बैकड्रॉप में, दैट वाज लाइक माय फेवरेट बैकड्रॉप, क्योंकि उसके बैकड्रॉप में पूरा महल था. देयर वाज नो बैकड्रॉप नीडेड, उनको बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी इवेंट वालों को. इट वाज लाइक इतने सालों पुराना जो महल है,
अभी तक संभाला हुआ कल्चर है हमारा, वो पीछे था बैकड्रॉप में। और बहुत ही प्यारा सा था। राजा के जो बेटे थे 3, उनकी बीवियाँ, तो कुंवर भी बैठे हुए थे, सुनने आए थे। और पूरा आई एम ग्लैड कि वो लोग पूरा शो उन्होंने सुना, क्योंकि यूजुअली नहीं सुनते, सेलिब्रिटी की तरह आते आए बैठे राम राम क्यों निकल 10-15 मिनट में आके चले गए। बट आई एम ग्लैड एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि वो लोग बैठे पूरे 2-2.5 घंटे उन्होंने मुझे सुना, मेरी टीम को सुना। और बाकी सारा क्राउड बहुत ही प्यारा सा था। उसके बाद वापस से एक हुआ था भुज में, वो भी बहुत प्यारा रहा। तो ऐसा कुछ शोज़ बेसिकली है। एक हंगरीटो था जहाँ पे 16,000 तकरीबन कुछ क्राउड था। यस, इट्स लाइक अहमदाबाद बिगेस्ट फ्ली फेस्टिवल, और वो भी बहुत ही प्यारा सा रहा मेरा। यस। सो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म जोगी गोल? मैं लॉन्ग टर्म गोल नहीं बनाता, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं पीछे जाके देखूँ अपनी लाइफ को, है ना, तो जब मैंने 10th पास किया तब मैंने गोल बनाया, है ना, वो गोल छोड़ दिया। डिप्लोमा कंप्लीट किया, उसके बाद एक गोल बनाया, वो भी छोड़ दिया। सब गोल हो गए। राइट। म्यूज़िक में आने के बाद भी जब 2013 में म्यूज़िक चालू किया, तब मेरा गोल कुछ और था, मैंने बनाया था, है ना। फिर मैंने गुजरात इंडस्ट्री में काम करना चालू किया, प्रोडक्शन करना चालू किया। जीसस के साथ आई यूज्ड टू डू द म्यूजिक, जे म्यूजिक हमारा था, है ना। He shared and he really admires you, जो भी तो याद रखना। यस, इट्स लाइक वो भाई है मेरा, ऐसा है, क्योंकि हमने साथ में ही चालू किया म्यूज़िक ऐसा, और आज भी साथ में करते हैं काम। और उसके बाद भी एक गोल बनाया, कलेक्टिव गोल बनाया, वो भी गया। फिर मैं कॉलेज गया तो कुछ अलग ही निकल के आया गोल, कि बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो बहुत कुछ है म्यूज़िक में, तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और एक गोल बना। उसके बाद जब मैं सूरत आया वापस, और एक गोल बना कि अब मुझे ये करना है, मैं सीख के आ गया हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं पहाड़ गया पहली बार, तो सब गोल हो गया। And this kind of things really pumps me to बोले इंस्पिरेशन है करियर शो रन करने। क्यों? जी, गोल होना ही चाहिए, गोल नहीं है, आई एम डूइंग वेरी गुड, एंड देयर इज नो राइट पर्सपेक्टिव। नहीं, ऐसा नहीं वो गलत है या ये सही है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और भागना भी जरूरी नहीं है। एज फार एज तुम चल रहे हो अपने पेस में, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम खुश हो, बाकी सब चल रहा है अच्छा। कोई म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप बहुत एक्साइटेड हो, आपके हो सकते हैं, कोई म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ ऐसा हो रहा है? रहमान सर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, मुझे पता नहीं है कि उनका काम कहाँ तक पहुँचा। ही वॉज डूइंग अ मूवी, 360 मूवी बना रहे थे वो, जो VR में पूरा बन रहा था। यस, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड था। मैं नाम भूल गया हूँ उसका, मैं बीच में उनके, दैट वाज अ मूवी जो आप VR में देख सकते हो, और पूरा 2 घंटे का मूवी ही, बट इट विल बी इन VR। देयर इज नो सच फिक्स्ड फ्रेम कंपोजिशन जो कि चल रहा है। इट्स अ होल, आप बेसिकली आप मूवी के बीच में हो फॉर 2 आवर्स, जो भी हो रहा है आप उसको कहीं भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, एक्सपीरियंस। तो वो एक प्रोजेक्ट मुझे बड़ा फैसिनेट कर रहा था उस टाइम पे। इस बात को हो गए मतलब 4-5-6 साल हो गए, पर अभी तक ऐसा कुछ उसका अपडेट आया नहीं है, बट होपफुली सून आएगा। और मेरी बात करूँ तो मैं अभी फ़िलहाल आई एम वर्किंग ऑन अ सेट जो पूरा कबीर पे है, कबीर वानी काइंड ऑफ थिंग, जिसका नाम है एकांत। वो पूरा सिर्फ मैं और ध्रुवी है उसमें। वो पूरा तंबूरा जो बोलते हैं हम, तानपुरा नहीं, तानपुरा को ही तंबूरा बोलते हैं, बट देयर इज दिस चौतारा जिसमें 4 तार होते हैं, और टंग जो मीराबाई बजाती थी। ठीक है। यस, तो वो उसके साथ और करताल के साथ सिर्फ रहता है वो, और बाकी उसके साथ रबाब हो गया, 2 तारा हो गया, जो ध्रुव है कंपनी करता है मुझे स्ट्रिंग्स पे। दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कबीर। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो भी मार्केट में जल्दी आए, उसके भी मैं शोज़ करूँ। ठीक है। कोई यंग बच्चा है जिसको सूफी के अंदर उसको इंटरेस्ट आ गया सूफी के अंदर, तो व्हाट इज योर एडवाइस फॉर हिम और हर? स्टार्ट लिसनिंग। सुपर, दैट्स इट। यू हैव टू लिसन। जितना भी सूफी कंटेंट है जी, अगर, और सूफी में आपको नुसरत साहब को तो सुनना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसके अलावा फिर ज़्यादा नहीं है ना। तो इट्स लाइक द मस्ट थिंग। तो स्टार्ट लिसनिंग। अगर आप 45 मिनट की 1 घंटे की कवाली दिन में 2 बार सुन सकते हो, तो आप सूफी कर सकते हो, क्योंकि इतना पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए ऐसा। और बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है सूफ़ी का, उसका स्टाइल। और जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे नुसरत साहब जो घराने से थे, उनका एक अपना स्टाइल है, ठीक है। तो वो जो हरकतें थी वो उनके घराने की है
है ना, जो राहत फ़तेह अली खान ने डब की, जो वो करते हैं गद्दी पे बैठने के बाद। पर्सनली वो मैंने जब सुनना शुरू किया था तब मुझे ऐसा लगता है उनकी आवाज बड़ी है ना खरखरी है। हाँ, आवाज जैसे सुर वो मीठी नहीं है, यस, बट वो सुर जबरदस्त है। खतरनाक। फिर जैसे अबू मोहम्मद हो गए और फरीद अयाज साहब हो गए, जो टोपी पहन के बैठते हैं, दो लोग मस्त पान खा के गाते हैं, उनका एक अपना अलग अंदाज़ है ना। तो जैसे मैं अगर कोई कबीर के गाने परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं उनके अंदाज में परफॉर्म करता हूँ, मुझे वो पसंद है। फिर जो नॉर्मल टिपिकल जो कवालियाँ हो गई तो वो नुसरत साहब की मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ ऐसे। जैसे और एक तू माने या ना माने, तो वडाली ब्रदर्स का बहुत ही प्यारा सा वर्जन है उनका ही कवाली है। मॉडर्न नुसरत फतेह अली खान वडाली ब्रदर्स होगा, उन्होंने उस लीगेस को चलाया कि इसको लाइव रखा है कि लोगों को इंटरेस्ट रहे इसके अंदर, ऐसा म्यूजिक। यस देखो अभी उनके जो बेटे हैं वडाली ब्रदर्स में, जो इनके बेटे हैं, ठीक है, वडाली साहब के, उनके बेटे भी जो करते हैं सूफी, वो भी फ्यूजन करते हैं। पर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन उनका फ्यूजन और अभी जो ट्रेंडिंग वाला फ्यूजन चल रहा है, अनकन्फ्यूजन। क्योंकि अभी तो क्या हो गया है ना कि सूफी शो में ओबे दर्दिया गा रहा है कोई, वो सूफी गाना नहीं है, वो कोई मेल जोल नहीं है। जस्ट बिकॉज की ऑडियंस को सुनना है, एंटरटेन करने के लिए, रील बनाने के लिए, तुम स्टेज पे सिर्फ रील बनाने के लिए भाग रहे हो, ऑडियंस को छोड़ के चश्मे पहन के, दैट इज़ नॉट प्योरिटी ऑफ सूफी म्यूजिक। नॉट अबाउट द आर्टिस्ट ऑफ प्योरिटी। हाँ, यस। एक तो आपकी तरह कोई बच्चा है जिसको सिंगर बनना है, बट जरूर नहीं है कि एक लेवल तक पहुंचे। सो व्हाट आर द अदर ऑप्शन अवेलेबल इन म्यूजिक अगर वो सिंगर नहीं बन पाया तो? देयर आर लॉट्स ऑफ, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यस। देखो लाइव में भी ऑप्शन है और बैक एंड में भी ऑप्शन है ना। इनसाइड द स्टूडियो, बेसिकली इनसाइड द स्टूडियो क्या ऑप्शंस है? म्यूजिक प्रोडक्शन, ठीक है। म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर भी और ऑप्शंस है, जैसे कि अरेंजर हो गया, उनका काम सिर्फ होता है कि अरेंजमेंट करना है, इंस्ट्रूमेंट्स को अरेंज करना है, ठीक है। फिर प्रोग्रामर हो गया कि जैसे प्रोग्राम करना है, कोई ड्रम पीस प्रोग्राम करना है या फ्लूट का पीस प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम करेगा, उसके बाद जो फ्लूटिस्ट है वो सेम मेलोडी बजाएगा, है ना, तो वो प्रोग्राम हो गया। उसके बाद होता है कि इंजीनियरिंग, ऑडियो इंजीनियरिंग की मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, बेसिकली गाना बन गया, उसके बाद वहाँ तक पहुँचाना वो गाने को, क्वालिटी को, कि आप जो सुन पाओ अच्छे से, ऑडियंस सुन पाए, सब बैलेंस्ड फ्रीक्वेंसी, वो सब, ठीक है। ये सब हो गया स्टूडियो के अंदर वाला। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में भी हो गया, उसमें भी लाइव भी है और स्टूडियो के अंदर वाला भी है कि तुम सेशन आर्टिस्ट बन सकते हो, ठीक है। तुम गिटारिस्ट हो पर तुमको लाइव परफॉर्मेंस नहीं करना, कॉन्फिडेंस नहीं है तुम में, है ना, तुम बजाते बहुत अच्छा हो पर स्टेज पे चढ़ के तुम्हारे हाथ हिल जाते हैं, तो तुम सेशन आर्टिस्ट भी बन सकते हो, है ना। सेशन आर्टिस्ट माने जो रिकॉर्डेड सॉन्ग्स हम सुनते हैं उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। यस, कई आर्टिस्ट होते हैं जो लाइव नहीं होते आर्टिस्ट पर सेशन आर्टिस्ट होते हैं। यस, क्योंकि उनको सेशन आर्टिस्ट को अलग तरह का नॉलेज होता है, उनको प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर का नॉलेज होता है, उनको मेट्रोनोम का ज़्यादा नॉलेज होता है ना, उन कहाँ पे कितना भरना है वो नॉलेज होता है उनको, और दे आर प्रिसाइज, वेरी प्रिसाइज। लाइव में मिस्टेक्स हो चलता है, सेशन आर्टिस्ट मिस्टेक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बार रिकॉर्ड हुआ फिर वो सालों सालों तक लोग सुनने वाले हैं, ऐसा, तो उसमें गलती दिखती है इसकी वजह से। फिर लाइव में तुम सिंगर नहीं बनना चाहते, कोई बात नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो कर सकते हो। लाइव में तुम मिक्स मास्टर इंजीनियर बन सकते हो, जो मिक्सर पे खड़े रह के करते हैं, है ना, वो कर सकते हो। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तुम टेक्निकल हेड बन सकते हो। सो इन शॉर्ट अगर बोलूँ, बच्चे अगर ये पीस सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट का, तो पेरेंट्स को फॉरवर्ड कर देने का, और पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो ये आपका आंसर है कि अगर वो कोई एक आर्ट में जा रहा नहीं भी बनता तो उसे म्यूजिक की पूरी दुनिया है, वो तो अपना रास्ता वो निकाल ही लेगा। गॉट दैट। रास्ता सही होना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ में सीखने के लिए। So coming to the last part of the podcast, rapid fire. कवाली और सॉफ्ट म्यूजिक गजल? कवाली। और गा रहे हो सूफी हो, ये तो जोल है। Just kidding. One album other than yours that deeply influenced you. One album that deeply influenced me. There are no such album. Singles are there. जो नुसरत साहब का एक आँख उठी है, एक कबीर का भला हुआ, मोरी माला टूटी मैं राम भजन से छूटी, that changed my life. So it was very कितना से
मोरी माला चोटी में राम, मतलब so deeper things. क्योंकि वही है ना वो माला रूपी वो अहंकार, वो माला किसकी बात हो रही है? अहंकार, दुख, दर्द, पीड़ा, ये ना मैं तुम, ये इसके जो मन के है वो टूट गए, अच्छा हुआ मैं उस जंजाल से छूटी। और राम का मतलब दशरथ के बेटे से नहीं है। यहाँ पे कबीर ने जहाँ भी राम का मतलब किया, कहीं भी दशरथ के बेटे से नहीं किया है। राम का मतलब वननेस। फिलोसॉफी इट्स अबाउट you and me only. Yes. उस और मेटाफर देके कुछ ना कुछ उसने ऐड किया। Yes. Got it. लाइव कंसर्ट और स्टूडियो सेशन? लाइव। मैं मुझे भी पूछता है लाइव, अपने वो लोग चाहिए। 5 साल से शायद पहले पूछते तो मैं स्टूडियो बोलता, पर अभी लाइव। मेरे को तो पहले से एक लोग चाहिए। आई एम पीपल टॉकिंग। यस। हारमोनियम और गिटार? हारमोनियम। मुझे ऑब्वियस लगा था हारमोनियम, जब भी मैंने देखा हारमोनियम पे ही देखा है। गॉट दैट। मॉर्निंग रियाज, लेट नाइट, व्हाट्स योर? लेट नाइट। लेट नाइट, व्हाट? वो भी आपके क्वेश्चन बनता है ऐसा ही रात में? लेट नाइट, व्हेन इट कम्स टू लेट नाइट आई विल से स्टूडियो, क्योंकि लेट नाइट काम मैं स्टूडियो में करता हूँ बहुत सारा। वन इंडियन सूफी और स्पिरिचुअल आर्टिस्ट यू एडमायर? निशात साहब। मैं ऑब्वियसली चल रहा। सो बिफोर वी एंड द शो, लेट्स हियर समथिंग फ्रॉम यू। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी रे, मोरे सर से टली भला, भला मोरे सर से टली भला, कबीरा भला हुआ। हाँ, इसमें और एक लाइन्स है बहुत प्यारी सी। मौला मौला लाख पुकारे, मौला हाथ न आए, मौला मौला लाख पुकारे, मौला हाथ न आए, लफ्ज़ों से हम खेल रहे हैं, लफ्ज़ों से हम खेल रहे, अरे मायना हाथ न आए, लफ्ज़ों से हम खेल रहे हैं, मायना हाथ न आए। यही है ना कि राम के नाम को राम जान लिया, मौला के नाम को मौला जान लिया, पानी के नाम को पानी जान लिया, तो आप प्यासे ही मर जाओगे। क्योंकि राम के नाम में राम नहीं है, राम तो कहीं और है, राम कुछ और है, तो वही है बस इसमें। तो मौला मौला लाख पुकारे, मौला हाथ न आए, लफ्ज़ों से हम खेल रहे, अरे मायना हाथ न आए, लफ्ज़ों से हम खेल रहे हैं, मायना हाथ। और एक लाइन है इसमें, जो पानी के नाम को पानी जाने ये नादानी है, जो पानी के नाम को पानी जाने ये नादानी है, पानी पानी रटते रटते, पानी पानी रटते रटते, प्यासा ही मर जाए, पानी पानी रटते रटते, प्यासा ही मर। पानी पानी रटते रहोगे प्यासे आदमी के सामने तो थोड़ा प्यास बुझने वाली है, उसके लिए तो पीना पड़ेगा। तो राम नाम का रस जो है वो पीना पड़ेगा, सिर्फ राम 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 माला घुमाने से कुछ नहीं होता। इसलिए कहा है कि भला हुआ मोरी माला टूटी, भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी रे, मोरे सर से टली भला। जो भी अहंकार, जो भी दुख सुख पीड़ा जो भी है, सब अच्छा हुआ छूट गया, मैं राम भजन से छूटी नहीं। So रियल मेरे को समझ में आ रहा है कि गेटिंग इनटू सूफी यू गॉट टू द सेकंड और थर्ड लेयर ऑफ द सॉन्ग। जो पहला लेयर सुनते हुए थे वो गगरी मतलब मेरी मटकी टूट गई, पन्ने छूट गई, वो बेसिक मीनिंग है। बट डीपर जब वो शेयर की वो अहंकार से छूटी, मोह छूटी, वो सारी चीजें फिर वो दिख रही है ना। माला भी बोलती है कि माला कहे है काट की, तू काहे फेरत मोहे, मन का फेर दे। क्या बात है। अरे मन का फेर दे, तुरंत मिला दू तोए। ये जो है मन का है वो घुमाना है, ये माला घुमाने से कुछ नहीं होता दुनिया में। थैंक यू सो मच।